नमस्कार, खेलों में खास के साथ मैं हूं संजय बैनर्जी। आप सभी का स्वागत। Our sports content is pure as 24 karat gold. Please like and subscribe it. Your support will help us in doing better. Thank you. इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़कर T20 वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप पर पहुंच गया है। कल रात साउथहैम्पटन में खेले गए मुकाबले में उसने ऑस्ट्रेलिया को लगातार दूसरे T20 मैच में हराकर 3 मैच की सीरीज अपने नाम कर ली। मेजबान को जीतने के लिए 158 रन बनाने थे, जो उसने सिर्फ 4 विकेट खोकर बना लिए। बैरिस्टो जल्दी आउट हो गए, लेकिन फिर बटलर ने मलान के साथ मिलकर दूसरे विकेट की साझेदारी में 87 रन जोड़े और इंग्लैंड को जीत के नजदीक ला खड़ा किया। बटलर ने 54 गेंद पर 77 रन की उम्दा पारी खेली, जबकि मलान 44 रन बनाकर आउट हुए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए मेजबान के सामने जीत के लिए 158 रन का टारगेट रखा। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत बहुत खराब रही और उसने अपने 3 विकेट सिर्फ 30 के स्कोर पर गंवा दिए। वार्नर खाता खोले बिना करी 2 और स्मिथ 10 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर एरन फिंच ने स्टॉइनिस के साथ पारी संभाली। फिंच ने 40 और स्टॉइनिस ने 35 रन बनाए। मैक्सवेल और अगर ने भी 25 और 23 रन की उपयोगी पारी खेली। इंग्लैंड ने इससे पहले शुक्रवार को पहला मैच 2 रन से जीता था। यह ऑस्ट्रेलिया पर उसकी लगातार दूसरी जीत थी। इंग्लैंड ने 2 साल के भीतर 7 T20 सीरीज खेली हैं और उसमें से इंग्लिश टीम अब तक एक भी नहीं हारी है। सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ पिछले महीने हुई सीरीज 1-1 से ड्रॉ रही, बाकी 6 सीरीज इंग्लैंड ने जीती। इस दौरान उसने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका को हराया। फॉर्मर टेस्ट प्लेयर अशोक मल्होत्रा इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। तो अशोक जी, आखिर इंग्लैंड ने एक बार फिर साबित कर दिया कि T20 का जो फॉर्मेट है वो उसमें डोमिनेट करते हैं और अब वो वर्ल्ड में टॉप पर पहुंच गए हैं रैंकिंग में। यार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया इंग्लैंड। अगर पिछला मैच अगर मैं कहूँ कि बड़ी मुश्किलातों से उन्होंने जीता था बड़ा, लेकिन कहीं ना कहीं ये मैच उन्होंने बड़ा एक तरफा साबित किया और बटलर एक बार फिर साबित किया है कि व्हाइट बॉल और जब वो अपनी अंदाज से खेलते हैं, अपनी शैली में खेलते हैं, तो फिर उनका कोई सानी नहीं और उससे बेहतर शायद 2020 क्रिकेट में कोई ओपनिंग बल्लेबाज भी नहीं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक बात बड़ी खास है। आपको याद होगा पाकिस्तान के खिलाफ पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड हारते हारते बचा था और इसी तरह से इनके खिलाफ पहला T20 मैच वो भी इंग्लैंड हारते हारते बचा था। लेकिन जब एक बार वापसी का मौका मिलता है तो फिर इंग्लैंड छोड़ता नहीं है। देखिए, इंग्लैंड का कहते हैं ना, भाग्य उनका साथ दे रहा, अगर मैं कहूँ, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध पिछला मैच जीता है वो भाग्य का ही साथ दे सकते हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि they won from the jaws of defeat. They got free from the jaws of defeat. तो लगभग वैसी अवस्था थी और बिल्कुल, और जब इस तरह का मैच आप जीतते हैं फिर आपका आत्मविश्वास चरम सीमा पर होता है। फिर वहां से फिर आपको हराना आसान नहीं होता। और दूसरी तरफ अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो उनकी जो मानसिकता है, उनका जो आत्मविश्वास, वो थोड़ा सा डगमगा जरूर है। साउथहैम्पटन में खेला गया ये मुकाबला आंकड़ों की नजर से क्यों अहम था, स्टैट्स कॉर्नर में बता रहे हैं मोहम्मद इशाउद्दीन। इंग्लैंड के जॉनी वेयरस्टो T20 इंटरनेशनल मैचों में हिट विकेट आउट होने वाले इंग्लैंड के पहले और दुनिया के 14वें बल्लेबाज बन गए हैं। साथ ही जॉनी वेयरस्टो, डेविड ओबुया और आरोन फिंच के बाद हिट विकेट होने वाले दुनिया के तीसरे ओपनर भी बन गए हैं। डेविड वार्नर अपने T20 इंटरनेशनल कैरियर में 6ठी बार शून्य पर आउट हुए हैं। पिछले 8 सालों में यह उनका पहला डक है। अंतिम बार वार्नर को 2012 में शून्य पर वेस्टइंडीज़ ने ग्रोस आइसलेट में आउट किया था। इस तरह वार्नर पिछली 49 पारियों में पहली बार शून्य पर आउट हुए हैं। इसके अलावा किसी भी स्कोर पर वार्नर 2019 के बाद तीसरी बार पावर प्ले में आउट हुए हैं। स्टीव स्मिथ अपने कैरियर में तीसरी बार रन आउट हुए हैं, लेकिन रन आउट भी वह 10 साल बाद हुए हैं। आखिरी बार 2010 में ब्रिस्टॉन में बांग्लादेश ने स्मिथ को रन आउट किया था। उसी साल यानी 2010 में पाकिस्तान के खिलाफ भी स्मिथ रन आउट हुए थे।
क्रिस जॉर्डन ने पारी में 2 विकेट लेकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20 कैरियर में अपने विकेटों की संख्या 8 कर ली है। इस तरह जॉर्डन अब स्टुअर्ट ब्रॉड की तरह 8 विकेट के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले इंग्लैंड के गेंदबाज बन गए हैं। क्रिस जॉर्डन ने अब तक किसी भी तेज़ गेंदबाज के मुकाबले T20 वर्ल्ड कप 2016 के बाद सबसे ज़्यादा 44 विकेट ले चुके हैं। साथ ही वह पिछले 4 साल में डेथ ओवरों में सबसे ज़्यादा 25 विकेट लेने वाले गेंदबाज भी हैं। आईपीएल सीजन 13 का पहला मैच मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला जाएगा। फाइनल 10 नवंबर यानी मंगलवार को होगा। बीसीसीआई के कल जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक कुल खेले जाने वाले 60 मैच में से दुबई में 24, अबू धाबी में 20 और शारजा में 12 मैच खेले जाएंगे। आईपीएल के इतिहास में पहली बार फाइनल रविवार की जगह वीकडे यानी कि मंगलवार को होगा। एक रिपोर्ट नीति रावत से। इससे पहले शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब किसी बड़े टूर्नामेंट का स्केड्यूल शुरू होने के 2 सप्ताह से भी कम समय पहले डिक्लेयर किया गया हो। इससे एहसास किया जा सकता है कि इस समय टूर्नामेंट को कामयाबी के साथ पूरा करना कितना मुश्किल काम होगा। अभी तो सिर्फ ये शुरुआत है। टूर्नामेंट में 10 डबल हेडर यानी एक दिन में 2-2 मैच होंगे। शाम के मैच पुराने स्केड्यूल से आधा घंटा पहले यानी 7:30 बजे से शुरू होंगे। दोपहर के मैच 3:30 बजे से खेले जाएंगे। प्लेऑफ और फाइनल का वेन्यू अभी भी डिक्लेयर नहीं किया जा सका है। जाहिर है बोर्ड अभी उसके लिए और कुछ समय इंतजार कर सकता है। स्केड्यूल के मुताबिक पहले दिन 2 चैंपियंस टीम की भिड़ंत के बाद पंजाब और दिल्ली के बीच नॉर्थ डार्बी और हैदराबाद बेंगलुरु के बीच सदर्न डार्बी होगी। राजस्थान अपना पहला मैच 22 सितंबर को चेन्नई से खेलेगा, जबकि कोलकाता नाइट राइडर्स अपना पहला मैच 23 सितंबर को मुंबई से खेलेगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने टूर्नामेंट में अनलिमिटेड कोरोना सब्स्टिट्यूट की पहले ही मंजूरी दी है, यानी टूर्नामेंट में कोई प्लेयर कोरोना पॉजिटिव निकलता है तो टीम उसकी जगह दूसरा खिलाड़ी टीम में शामिल कर सकती है। आईपीएल के सभी 60 मैच दुबई, अबू धाबी और शारजाह में खेले जाएंगे। कोरोना के कारण टूर्नामेंट बगैर दर्शकों के बायोसिक्योर माहौल में होगा। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शुरुआती मैच खेल सकेंगे या नहीं, ये अभी भी तय नहीं है। लीग में ऑस्ट्रेलिया के 17 और इंग्लैंड के 13 खिलाड़ी शिरकत करेंगे, लेकिन इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का तीसरा और आखिरी वनडे 16 सितंबर को मैनचेस्टर में खेला जाएगा और उसके ठीक 3 दिन बाद आईपीएल शुरू हो जाएगा। ऐसे में वहां से आने वाले प्लेयर्स को किस तरह की छूट मिल सकती है, ये देखना होगा। यदि आइसोलेशन की कंडीशन लागू हुई तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए नीति रावत। भारत के रोहन बोपन्ना यूएस ओपन मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। बोपन्ना ने अपने पार्टनर कनाडा के डेनिस शापोवालोव के साथ मिलकर जर्मनी की जोड़ी केविन क्राविट्ज और एंड्रीज मीज को 4-6, 6-4, 6-3 से हरा दिया। पिछले 5 साल में कोई भी भारतीय खिलाड़ी ग्रैंड स्लैम खिताब नहीं जीत सका है। क्वार्टर फाइनल में रोहन और डेनिस का मुकाबला जीन और होरिया की जोड़ी से होगा। यूएस ओपन पर और ब्यौरे के साथ सुनील तनेजा। इससे पहले भारतीय चुनौती सुमित नागल ने दूसरे दौर में प्रवेश किया था, जबकि डबल्स में दिविज शरण पहले ही दौर में बाहर हो गए थे। रोहन और डेविस की जोड़ी ने अब तक टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया है और जिस तरह से इस जोड़ी ने अमेरिकी जोड़ीदार नोह रूबिन और एर्नेस्टो एस्कोबेडो को आसानी से 6-2, 6-4 से हराया था, वो आगे के सफर के सुखद होने की उम्मीद जताता है। यूएस ओपन में 5 साल से कोई इंडियन चैंपियन नहीं बन सका है। भारत के लिए आखिरी बार 2015 में लिएंडर पेस ने मिक्स डबल्स में खिताब जीता था। भारत के लिए पहली बार महेश भूपति ने 1999 में मिक्स डबल्स में जापान की आई सुगीयामा के साथ यूएस ओपन का खिताब जीता था। इसके बाद लिएंडर पेस 2006 में मेंस डबल में चेक रिपब्लिक के मार्टिन डैम के साथ खेलते हुए चैंपियन बने थे। भारत के लिए तीसरी चैंपियन सानिया मिर्जा थीं। उन्होंने 2014 में मिक्स डबल स्पर्धा में ब्राजील के ब्रूनो सोआरेस के साथ फाइनल जीता था। 140 साल के इतिहास में अब तक 3 भारतीय खिलाड़ियों, महेश भूपति ने 3, लिएंडर पेस ने 5 और सानिया मिर्जा ने 2, यानी भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 10 खिताब अपने नाम किए हैं। बाकी मैच में मेंस सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 3 ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थिएम प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने थर्ड राउंड में क्रोएशिया के मारिन चिलिच को कड़े मुकाबले के बाद 6-2, 6-2, 3-6, 6-3 से हराया।
थियम का अगला मैच कनाडा के फेलिक्स ओगेर से होगा। 6 बार की यूएस चैंपियन सेरेना विलियम्स भी यूएस ओपन के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने टूर्नामेंट में रिकॉर्ड 104वीं जीत दर्ज की है। उन्होंने तीसरे दौर में हमवतन स्लोआन स्टीफेंस को हराया। अमेरिका की ही विमेंस वर्ल्ड नंबर 4 सोफिया ने आसान जीत के साथ प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने ट्यूनीशिया की ओंस जेबुआर को पराजित किया। सोफिया ने इसी साल ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता था, जो उनका पहला ग्रैंड स्लैम खिताब था। यूएस ओपन अपडेट में इतना ही। स्पोर्ट्स जिंदगी के लिए मैं सुनील तनेजा। 4 बार की ओलंपिक चैंपियन ब्रिटेन के मो फरा ने 1 घंटे की रेस में सबसे ज्यादा दूरी तय करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। फरा ने डायमंड लीग में 1 घंटे में 21,330 मीटर की दूरी तय कर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया। 2007 में हाइले गेब्रेसेलासी ने 1 घंटे में 21,285 मीटर की दूरी तय की थी। रियो ओलंपिक के बाद फरा ने रोड रनिंग शुरू कर दी थी, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में 10,000 मीटर रेस में हिस्सा लेने के इरादे से फिर ट्रैक पर वापसी की। वे अक्टूबर के बाद पहली बार किसी इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे। इसी इवेंट में 21,322 मीटर के साथ बेल्जियम के अब्दी बशीर दूसरी पोजीशन पर रहे। महिलाओं के इवेंट में भी नीदरलैंड की सेफन हसन ने 1 घंटे में सबसे ज्यादा दूरी तय करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने 18,930 मीटर के साथ डायर ट्यून के 2008 में बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ा। पुरुषों की 1500 मीटर रेस में नॉर्वे के जैकोब इंगोबियस्टन विजेता रहे। स्वीडन के आर्मान डुप्लांटिस पोल वॉल्ट इवेंट में विजेता रहे। उन्होंने 6 मीटर की ऊंचाई हासिल कर इवेंट रिकॉर्ड कायम किया। फॉर्मूला 1 चैंपियन लुइस हैमिल्टन ने रिकॉर्ड 94वीं बार पोल पोजीशन हासिल की है। इटालियन ग्रां प्री में उन्होंने मर्सिडीज के ही वॉल्टेरी बोटास को पीछे छोड़ते हुए पोल पोजीशन हासिल की। फेरारी के दोनों ड्राइवर्स टॉप 10 में शामिल नहीं हो सके। पिछले 36 साल में टीम का घरेलू सर्किट पर यह सबसे खराब प्रदर्शन है। हैमिल्टन चैंपियनशिप टैली में रेडबुल के मैक्स वेरस्टैपेन से 47 पॉइंट्स की लीड ले चुके हैं, जबकि बोटास से वो 50 पॉइंट्स आगे हैं। मैक्लॉरेन के कार्लोस सेंज 3rd पोजीशन पर रहे। बोटास हालांकि 3rd प्रैक्टिस सेशन में शनिवार को सबसे तेज समय निकाल चुके थे। प्रैक्टिस सेशन में चैंपियनशिप में टॉप पर चल रहे हैमिल्टन 5वीं पोजीशन पर आए थे। और अब अंत में एक अच्छी खबर। ओलंपियन अंजू बॉबी जॉर्ज और जाने माने वॉलीबॉल खिलाड़ी भारतन नायर के नाम पर उनके शहर कोट्टायम में सड़क का नामकरण किया जा रहा है। ऑफिशियल्स के मुताबिक कोट्टायम जिले में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन खिलाड़ियों के नाम पर सड़कों के नामकरण के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। चगनसरी नगर पालिका के चेयरमैन साजन फ्रांसिस ने कहा कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम 2 महान खेल हस्तियों के अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करें, जो चगनसरी में ही पैदा हुए और यहीं पले बढ़े। उन्होंने कहा कि ये काम हमें बहुत पहले करना चाहिए था। पेरिस वर्ल्ड एथलेटिक्स में 2003 में ब्रॉन्ज जीतने वाली लॉन्ग जंपर अंजू बॉबी जॉर्ज ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए खास है क्योंकि मेरे शहर ने मुझे दिया है। नायर 1956 में पेरिस में वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे। वे 1958 एशियन गेम्स में ब्रॉन्ज जीतने वाली भारतीय टीम के भी मेंबर रहे। उनका 2007 में 81 साल की उम्र में निधन हुआ था। आज का खेलों में खास यहीं तक। स्पोर्ट्स अपडेट, वीडियोस और ब्लॉग्स के लिए आप हमारी वेबसाइट sportszindagi.com जरूर विजिट करें। हमारी ईमेल आईडी है connect@sportszindagi.com। अपना ख्याल रखें और जुड़े रहें स्पोर्ट्स जिंदगी के साथ। नमस्कार।